हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर परीक्षा, मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा और पीवी की काफ़ी सारी एग्जाम में सामान्य हिंदी का वेटेज काफ़ी अधिक है, जो कि हमारे जो एग्ज़ाम है उसको सिलेक्शन कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सामान्य हिंदी के हमारे इस टॉपिक से। हमारा पहला टॉपिक है वर्णमाला। वर्णमाला को इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कहते हैं। वर्णमाला को पढ़ने से पहले हम जानेंगे वाक्य के बारे में। वाक्य क्या होता है? भाषा की सबसे सार्थक इकाई जो है, भाषा की सबसे सार्थक इकाई क्या कहलाती है? वाक्य कहलाती है। भाषा की सबसे सार्थक इकाई वाक्य कहलाती है। और वाक्य से छोटी जो इकाई है वो हमारी उपवाक्य कहलाती है। वाक्य से छोटी इकाई वो क्या कहलाती है? उपवाक्य कहलाती है। और उपवाक्य से छोटी इकाई जो हमारी पदबंध कहलाती है। उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध कहलाती है। पदबंध से जो छोटी इकाई है वो हमारी पद कहलाती है। इसी को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। पद को ही क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और शब्द से जो छोटी इकाई है वो हमारी क्या कहलाती है? अक्षर कहलाती है। अक्षर से छोटी इकाई जो है हमारी वो क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है या ध्वनि कहलाती है। क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। और इसी को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को ही क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। आपको पता होगा कि हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर जो वर्ण होते हैं उनकी संख्या है 45 है। और जिनमें से आपके 10 स्वर हैं। कितने स्वर हैं? 10 स्वर हैं प्लस 35 व्यंजन है। 35 व्यंजन है। और लेखन के आधार पर जो आपके वर्ण हैं उनकी संख्या कितनी है? 52 वर्ण है, यानी 52 वर्ण है। और लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है, जिनमें आपके 13 स्वर हैं प्लस 35 व्यंजन है और प्लस 4 संयुक्त व्यंजन है। 4 संयुक्त व्यंजन है। इस प्रकार से लेखन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या है 52 और उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है? 45 है। और स्वरों की संख्या लेखन के आधार पर 13 है और व्यंजन 35 है और 4 संयुक्त व्यंजन है। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 है और व्यंजन की संख्या कितनी है? 35 है। तो चलिए आते हैं वर्णमाला पर। जैसा कि आपको पता है आ से लेकर अंघा तक यानी ये सभी जो वर्ण हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? स्वर वर्ण कहलाते हैं। स्वर वर्ण कहलाते हैं। और स्वर्ण वर्ण जैसे कि सबसे पहला वर्ण है छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ऋ। ए, ऐ, ओ, औ, अम, आहा। यानी अगर आप इनको ऋ और अंग आहा को हटा दें तो उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 हो जाती है। और इन सभी को सम्मिलित कर लें तो लेखन के आधार पर यानी लिखने के आधार पर इनकी संख्या, स्वर की संख्या 13 हो जाती है। और इसके अलावा जो भी हमारे वर्ण हैं वो क्या कहलाते हैं? वो व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। और व्यंजन वर्ण को ही कई प्रकार से डिवाइड किया गया है। उसमें जो हमारे कुछ वर्ण हैं वो स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्शी व्यंजन कौन कहलाते हैं? का से लेकर माँ तक के जो सभी वर्ण हैं वो स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। और इनको 5 वर्गों में डिवाइड किया गया है, यानी का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, 5 व्यंजन वर्ण होते हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाती है? 25 हो जाती है। और प्रत्येक जो व्यंजन वर्ण है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता, यानी उनके नीचे हलंत लगा हुआ होता है। यानी कोई भी व्यंजन वर्ण है वो स्वतंत्र ध्वनि नहीं होती है। यानी कोई भी वर्ण बोलने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि का है, यानी ये इसके नीचे हलंत लगा दें तो ये व्यंजन वर्ण हो जाता है। और व्यंजन वर्ण में हम स्वर जोड़ देते हैं, जैसे कि आ जोड़ देते हैं तो एक का वर्ण बनता है। यानी कोई भी व्यंजन वर्ण स्वतंत्र ध्वनि नहीं होती है, यानी बिना स्वर के ये नहीं बोले जा सकते। इसीलिए इनको बोलने में हमें स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार से का हमारा पूर्ण बन गया है जिसको हम बोल सकते हैं। और हम यदि का के नीचे स्वर बड़ी ई लगा दे तो हमारा की वर्ण होता है जिसे हम बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से वर्णों को डिवाइड किया गया है। यानी स्पर्शी व्यंजन होते हैं। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। जब भी हमारी जो ध्वनि है वो हमारे शरीर से निकलते हुए मुख के कंठ से टकराती है
तो कंठ के से टकराने वाली ध्वनि, यानी जो हमारा वर्ण है, जो ध्वनि है वो कंठ से टकराती है, तो कंठ से टकराने यानी उच्चारण के आधार पर जो भी ध्वनि कंठ से टकराती है वो हमारे का वर्ग को निरूपित करती है, यानी का, खा, गा, घा, णा, ये सभी जो वर्ण है वो हमारे कंठ से उच्चारित होते हैं। और जो चा वर्ग है हमारे चा, छा, जा, झा, या, ये सभी वर्ग जो है हमारे तालु से उच्चारित होते हैं। और जो टा वर्ग है वो टा, ठा, डा, ढा, णा, ये सभी हमारे मूर्धा से उच्चारित होते हैं। और ता, था, दा, धा, ना यानी ता वर्ग है वो हमारे दंत से उच्चारित होते हैं। और पा, फा, वा, भा, मा यानी पा वर्ग है वो हमारे ओष्ठ से उच्चारित होते हैं। और इनको याद करने के लिए आपको पूरी वर्णमाला याद होना चाहिए। आप इसको एक बार लिखें, अपने नोट्स पर लिखें और इनको पूरे अच्छे से मौखिक याद करें। और आपको बता दें कि जो का वर्ग है यानी का, खा, गा, घा, ड़ा, इनका उच्चारण स्थान हमारे कंठ से होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्वेश्चन में आपसे पूछ लूं कि खा का उच्चारण स्थान क्या है, तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कंठ। इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, तो ये आपको याद करना कंपलसरी है। तो का वर्ग की सभी ध्वनियां जो हैं वो हमारी कंठ से बोली जाती हैं। इसको याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक है, आपको याद करना है कचट तप। क्या याद करना है? का, च, ट, ता, पो। क्या याद करना है? कचट तप, का, च, ट, ता, प। और एक क्रम याद रखना है आपको, कंठ, कंठ, तालु, मूर्धा, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। एक क्रम याद रखना है आपको कचट तप, और दूसरा क्रम याद रखना है आपको कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। यानी का वर्ग की जो भी ध्वनियां हैं का से लेकर णा तक, इन सभी का उच्चारण स्थान हमारे कंठ से होता है। चा वर्ग की सभी ध्वनियों का उच्चारण स्थान हमारे तालु से होता है। और टा वर्ग की सभी ध्वनियों का उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है। ता वर्ग की दंत से होता है। पा वर्ग का ओष्ठ से होता है। यानी आपको क्रम याद रखने की शॉर्ट ट्रिक है कचट तप, और क्रम याद रखना है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। यानी का स्थान कंठ से, चा का तालु से, टा का मूर्धा से, ता का दंत से और पा का ओष्ठ से। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं कि धा जो वर्ण है, यानी धा जो वर्ण है उसका जो उच्चारण स्थान है वो किस तालु से होता है, मूर्धा से होता है, दंत से होता है, ओष्ठ से होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दंत से होता है। आपको अगर पूरा वर्ग याद है, यानी आपका ता वर्ग याद है, ता, था, दा, धा, ना, ता वर्ग याद है, ता, था, दा, धा, ना, तो आपने अंदाजा लगा लिया कि जो ता वर्ग है वो उसका उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। तो आपका क्वेश्चन राइट हो जाएगा। इस प्रकार से स्पर्शी व्यंजनों को बांटा गया है। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये भी याद रखना है कि स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ये पूरे आपको याद रखना है। पूरी वर्णमाला आपको याद होनी चाहिए, तब आप संधि को अच्छे से समझ सकेंगे, वर्णमाला को अच्छे से समझ सकेंगे और समास को अच्छे से समझ सकेंगे। इसके अलावा जो हमारे यादा लावा होते हैं, यादा लावा, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम इस अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। यादा लावा को क्या बोला जाता है? इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। यादा लावा को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यादा लावा अंतस्थ व्यंजन कौन से? 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें आपको विभिन्न ऑप्शन दे दिए जाएंगे। उनमें से एक रा होगा या फिर वाह हो सकता है, कुछ भी दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इनमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, आप पहचानिए। तो आप क्रम से याद रख लीजिए, या, रा, ला, वा, ए, इनको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और सा, सीटी वाला सा, और षटकोण वाला सा, और सरोते वाला सा, और हा, इनको क्या कहते हैं? हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। एक आपको याद रखना है, सीटी वाला सा, षटकोण वाला सा, सरोते वाला सा और हा इनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। और संयुक्त व्यंजन किन्हें कहते हैं?
संयुक्त व्यंजन जो कि दो वर्णों से मिलकर बनते हैं। संयुक्त मतलब होता है एक से अधिक, यानी दो वर्णों से मिलकर जो व्यंजन बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजनों की संख्या जो है वो 4 होती है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये हमारे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जो छ है वो हमारे बनता है का प्लस षटकोण वाले सा से हमारा छ बनता है, और ता बनता है ता प्लस रा से मिलकर त्रा बनता है। ज्ञ बनता है हमारा जा, जा प्लस यहाँ से मिलकर ज्ञ बनता है, और श्रा, श्रा बनता है हमारा शा प्लस रा से मिलकर हमारा श्रा बनता है। तो इस प्रकार से हम व्यंजन वर्णों को डिनोट करते हैं। और आपको बता दें कि जो हमारे डा और ढा है इनको हम द्विगुण व्यंजन कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? द्विगुण, द्विगुण, इनको द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। तो आपसे एक क्वेश्चन जो है डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं। अंतस्थ व्यंजन आपको अभी बताया कि अंतस्थ व्यंजन 11 लावा होते हैं, और सा सा हा ये सभी हमारे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। सा हा ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। और छ, त्र, ज्ञ, श्रा ये सभी हमारे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। तो और डा और ढा इनके नीचे एक एक बिंदी लगी रहती है। ये क्या कहलाते हैं? हमारे द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। तो चलिए आते हैं हम ध्वनि के ऊपर। ध्वनि क्या होती है? ध्वनि किसे कहते हैं? मानव के मुख से उत्पन्न वह कंपन या विक्षोभ जिसे कर्ण इंद्रियों के द्वारा सुना जा सके, यानी वह ध्वनि या कंपन या विक्षोभ जिसे हम अपने कानों के द्वारा सुन सकते हैं, वो सभी क्या कहलाती हैं? हमारी ध्वनि कहलाती हैं। और अक्षर क्या होते हैं? अक्षर ही ध्वनि ही अक्षर है, यानी ध्वनि को ही क्या कहते हैं हम? ध्वनि को ही हम क्या कहते हैं? ध्वनि को ही हम अक्षर कहते हैं। और अक्षर आ प्लस क्षर के योग से मिलकर बनता है, जिसका अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ होता है क्षय ना हो, यानी अक्षर मतलब आ प्लस क्षर के योग से मिलकर बनता है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका क्षय ना किया जा सके, यानी जिसको तोड़ा ना जा सके, अक्षर कहते हैं। जिसका मतलब नाश ना किया जा सके उसको क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। ठीक है। और अक्षर और ध्वनि वह संगठित रूप है। अक्षर ध्वनि का वह संगठित रूप है जिसका उच्चारण एक सांस में हो जाता है। क्या कहलाता है? अक्षर कहलाता है। अक्षर ध्वनि का वह संगठित रूप है जिसका उच्चारण एक सांस में हो जाता है। क्या कहलाता है? अक्षर कहलाता है। इसके बाद हम आते हैं अक्षर पर। तो अक्षर जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। अक्षर कितने प्रकार के होते हैं? अक्षर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है बुद्धक्षर, दूसरा होता है मुक्ताक्षर। बुद्धक्षर जैसे कि विराट को जब आप वर्ण विच्छेद करेंगे तो कैसे लिखेंगे? वा, आ, बा, ई, रा, बड़ा, टा। और मुक्ताक्षर क्या होता है? जैसे कि मुक्ताक्षर है अनुष्का को आप लिखेंगे तो आ, ना, उ, षटकोण वाला सा, का और आ। तो शब्द के अंत में यदि व्यंजन वर्ण आए, जैसे कि टा व्यंजन है और यहाँ पर आ स्वर है, तो शब्द के अंत में यदि व्यंजन वर्ण आए, शब्द की जो आखिरी ध्वनि है वो व्यंजन हो, तो उसे क्या कहते हैं? बुद्धाक्षर कहते हैं। यदि शब्द की जो अंतिम ध्वनि है वो स्वर हो तो उसे क्या कहते हैं? मुक्ताक्षर कहते हैं। और भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? आपकी ध्वनि कहलाती है या अक्षर कहलाती है। जैसे कि का, खा, फा, जा ये सभी क्या कहलाते हैं? हमारी ध्वनि या अक्षर कहलाती है। और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई इसको क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ध्वनि, अक्षर तथा वर्ण दोनों ही अखंडित इकाई हैं। मतलब ध्वनि, अक्षर और वर्ण ये दोनों ही क्या हैं?
अखंडित, इनको यानी तोड़ नहीं सकते। जैसे का के डिवाइडेशन नहीं होगा, का को दो भागों में नहीं तोड़ सकते, खा को दो भागों में नहीं तोड़ सकते। इसके बाद हम आते हैं शब्द पर। वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को शब्द कहते हैं। अथवा दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो नया वर्ण समूह बनता है, जिसका अपना अर्थ होता है, शब्द कहलाता है। जिसका कोई अर्थ निकले वो क्या कहलाता है? दो वर्णों को जोड़ने से कोई तीसरा वर्ण बनता है, दो वर्णों को जोड़ने से कोई तीसरा वर्ण बनता है, उसका कोई अपना अर्थ निकलता है, वो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। जैसे कि रा और सा से मिलकर रस बनता है, और रस एक सार्थक वर्ण है, यानी इसका कोई मतलब निकल रहा है, इसलिए ये शब्द कहलाता है। और का, मा और ला से मिलकर क्या बना? कमल बना है। कमल का कोई अर्थ निकलता है, यानी कमल का फूल भी होता है, कमल किसी का नाम भी होता है, यानी सार्थक शब्द वर्ण है, इसीलिए इसको हम सार्थक शब्द वर्ण कहते हैं, यानी शब्द कहते हैं। और जैसे कि निरर्थक वर्ण समूह क्या होते हैं? जैसे कोई भी वर्ण आपस में जोड़ दिया, आ जोड़ दिया, जा जोड़ दिया, डा, खा, का, ये कुछ भी जोड़ दो आपस में, जिसका कोई अर्थ ना निकले, वो निरर्थक वर्ण समूह कहलाता है। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या कहलाती है? शब्द कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई को क्या कहलाती है? सार्थक इकाई शब्द कहलाती है। शब्द के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई भी कहते हैं, यानी अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई भी इसको कहा जाता है। ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, ओष्ठ यानी ओठ की आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हम जानेंगे। ओष्ठ आकृति यानी ओठ की आकृति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वृत्ताकार, दूसरा होता है अवृत्ताकार। वृत्ताकार क्या होता है? जिन ध्वनियों के उच्चारण में हमारे ओठों का आकार, यानी जो ध्वनि हम बोलते हैं तो हमारे जो ओठों का आकार वो गोल हो जाता है, यानी ओठों का आकार हमारा गोल हो जाता है, तो उनको क्या कहते हैं? हम वृत्ताकारी स्वर कहते हैं। और जिन ध्वनि को, इन्हीं को क्या कहते हैं? वृत्तामुखी या वर्तुलाकार स्वर भी कहते हैं। और जैसे कि छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, आप इनको बोलेंगे तो जो आपका होंठों का आकार है वो गोल हो जाएगा, इसीलिए उन्हें वर्तुलाकार स्वर भी कहते हैं। और अवृत्ताकार स्वर वो स्वर कहलाते हैं जिन ध्वनि के उच्चारण में हमारे होंठों का आकार गोल नहीं होता, उन्हें अवृत्ताकार या अवृत्तमुखी या अवर्तुलाकार स्वर कहते हैं। जैसे कि छोटा आ, बड़ा, बड़ी, ए, आई, ये सभी हमारे अवर्तुलाकार स्वर कहलाते हैं। आपको बता दें कि आ प्लस ई से मिलकर हमारा ए बनता है। ए को हम क्या कहते हैं? इसको एक मात्रा कहते हैं। और आ प्लस ई से मिलकर ए बनता है, और आ प्लस ऊ से मिलकर हमारा ओ बनता है। ठीक है। और जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हम पढ़ेंगे। जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, जाति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा सजातीय स्वर या सवर्ण स्वर कहलाता है, दूसरा होता है विजातीय स्वर या असवर्ण स्वर कहलाता है। सजातीय स्वर क्या होते हैं? वे स्वर जो एक ही जाति का बोध कराते हैं, वे वर्ण जो एक ही स्थान से उच्चारित होते हैं, उन्हें हम सजातीय स्वर कहते हैं। जैसे कि आ छोटा और ई बड़ी, आ और बड़ा, ई और बड़ी, बड़ा आ, छोटा आ, बड़ा आ और छोटा आ, मतलब ये सभी जो वर्ण हैं वो हमारे सजातीय स्वर कहलाते हैं। विजातीय स्वर वे होते हैं, वे वर्ण जो एक ही जाति का बोध ना कराते हों, या वे वर्ण जो एक ही उच्चारण स्थान पर, ध्वनि स्थान पर से उच्चारित ना हो, उन्हें विजातीय स्वर कहते हैं। जैसे कि आ, ई, बड़ी, ई और ऊ और ए, इनका स्थान अलग अलग है, इसीलिए इन्हें विजातीय स्वर कहते हैं। जीव की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, जीव की स्थिति के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं। जीव की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं अग्र स्वर, दूसरा मध्य स्वर और तीसरा पश्च स्वर।
एक क्वेश्चन एमपी हाई कोर्ट के एग्जाम में पूछा गया था कि जीव की, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, जीव की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। और पूछा गया था कौन सा इनमें से नहीं है, तो इनमें से नहीं है यानी 3 स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर क्या होते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग मदद करता है, यानी जिन्हें बोलने में हमारे जीभ का आगे वाला भाग मदद करता है, वो क्या कहलाते हैं? हमारे अग्र स्वर कहलाते हैं। जैसे कि ई, बड़ी, ए, आई। और जिन ध्वनियों के बोलने में हमारे जीभ का मध्य भाग मदद करता है, उन्हें मध्य स्वर कहते हैं, जैसे कि आ। और पश्च स्वर किन्हें कहते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में जीभ का हमारा पिछला भाग मदद करता है, उन्हें पश्च स्वर कहते हैं, जैसे बड़ा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। ये सभी हमारे पश्च स्वर कहलाते हैं। तो ये था हमारा वर्णमाला का छोटा सा टॉपिक था। इसके बाद हम व्यंजन वर्णों को पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। तो आपको हमारा सेशन कैसा लगा? अगर सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।